गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हम आपको समझाए थे जर्मर डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। रियल में डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेस्ट एक्सपेरिमेंट है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि रियल में जो लाइट का नेचर है वो डुअल है। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये पता चलता है कि रियल में लाइट का जो नेचर है वो डुअल है। ओके, हम लोग चला रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था हम लोगों का। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे। आपको हम ये समझाए थे कि मान लेते हैं आपके पास कोई मेटल है। मेटल क्यों लेते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग सिर्फ मेटल को पढ़ेंगे। मेटल को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यदि आप मेटल पर सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट वेवलेंथ और सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला अगर आप रे डालोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा। उसमें से मतलब मेटल में से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इलेक्ट्रॉन इसीलिए इमिट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ये मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इमिट होगा। तो आपने क्या किया, यहाँ से जो है वो एनर्जी डाला। एनर्जी किस रूप में आप डालेंगे? तो एनर्जी आप डालेंगे फोटोन के रूप में। फोटोन का मतलब सोलर लाइट। आप सोलर लाइट के रूप में, जिसको हम लोग फोटो कहते हैं, आप यहाँ पे रे डालेंगे और इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएगा। अगर किसी भी मेटल पर यदि आप एनर्जी देते हो, मतलब यदि आप फोटोन देते हो और फोटोन के गिरने से अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को आप क्या बुलाते हो? इसी को आप बुलाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक क्या है? अगर आप किसी मेटल पर यदि आप लाइट डालते हैं, सोलर एनर्जी अगर आप डालोगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इमिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इमिट होगा तो इसी इफेक्ट को, जो एक समूचा इफेक्ट है, जो प्रोसीजर है, इसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन एक बात, ये जो एनर्जी, अभी इसका कहानी बहुत बड़ा है, हम लोग समझेंगे। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी सफिशिएंट होना चाहिए। अब सफिशिएंट का मतलब क्या है? हम आपसे थोड़ा सा टाइम लेंगे इस वर्ड को डील करने में। लाइट सफिशिएंट होना चाहिए। अगर सफिशिएंट नहीं है लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो इस पूरे कहानी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बाहर निकला, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा। इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, मतलब कहाँ से? मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। कहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। मतलब यहाँ पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर सब एनर्जी अगर सफिशिएंट है, लाइट अगर सुंदर सा वेवलेंथ का है, लाइट अगर सुंदर सा फ्रीक्वेंसी है, लाइट के पास बढ़िया सा एकदम थोड़ा सा एनर्जी है, सुंदर वाला एनर्जी, तो क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड के लिए रुक करके ये पता कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन कितने प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन का इमिशन कितने प्रकार से होता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का इमिशन अलग अलग प्रकार से होता है। नंबर 1 सबसे पहला है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन का मतलब आपने क्या किया? किसी वस्तु को गर्म कर दिया। आपके पास कोई मेटल था, लोहा का रॉड था, कॉपर का रॉड था, आपने उसको गर्म कर दिया। जैसे ही आपने गर्म किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। मतलब किसी भी वस्तु को गर्म करने पर, गर्म करने का मतलब उसको थर्मो देने पर, थर्मो का मतलब उसको हीट देने पर, अगर आपने किसी भी बॉडी को गर्म किया, हीट किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? थर्मियोनिक इमिशन। ओके, गुड बॉय। तो हम लोग दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा ये देखना है, दूसरा हम लोग को ये देखना है थर्मियोनिक इमिशन के बाद दूसरा देखेंगे इमिशन बाय रबिंग। इमिशन बाय रबिंग, मान लीजिए आप गुस्से में हैं, आपने क्या किया? एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब कर दिया। रब मतलब रगड़ना, आपने उसको रब कर दिया। या फ्रिक्शन, रबिंग का एक और नाम आप याद रखेंगे, अगर हो सके तो उसका नाम आप याद रखेंगे फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। इमिशन बाय फ्रिक्शन, आपने क्या किया? दो बॉडी को रब किया। जैसे ही आप रब करेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसका नाम क्या है? इमिशन बाय रबिंग। रबिंग कहिए या आप उसको क्या कहिए? फ्रिक्शन कहिए। तो जैसे ही करेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन के इमिट होने का एक प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस है सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी, टू एंडरी ने सेकेंडरी प्रोसेस। ये कौन है?
ये है आपका सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस किसको कहते हैं? सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं कि अगर बाय द वे किसी भी बॉडी पर, किसी भी मेटल पर आप बम्बार्डिंग करते हैं, जैसे आपने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बोर्स ये एटॉमिक मॉडल में, आपको याद होगा, वहाँ हम ये समझाए थे आपको कि ये जो अल्फा पार्टिकल से आप बम्बार्डिंग करते हो, अगर आप किसी भी मेटल पर बम्बार्डिंग करते हैं किसी पार्टिकल का, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। जो चौथा प्रोसेस है वो है फील्ड इमिशन। चौथा जो प्रोसेस है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फील्ड इमिशन। चौथा जो प्रोसेस है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास लोहे का टुकड़ा है, उसको आपने क्या किया? मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। लोहे का टुकड़ा है, मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जैसे ही आपने मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, उसको आप क्या बोलते हैं? आप उसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। तो फील्ड इमिशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी भी बॉडी को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर आएगा। तो इसी आने की प्रक्रिया का नाम क्या है? फील्ड इमिशन। यहाँ तक ओके? ओके, चलिए 5 नंबर में, तो ये 4-5 प्रोसेस है किस चीज़ का? तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन होने का। तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन का ये प्रोसेस है, और इलेक्ट्रॉन का इमिट होना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का इमिट होना जो है, और तीसरा जो 5वां जो प्रोसेस है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब आपने क्या किया? लोहे का टुकड़ा था, जैसे आपकी साइकिल बाहर खड़ी है, रोशनी बहुत है बाहर, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? उसके अंदर से, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो मेटल के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन एक बात आपको ये समझना पड़ेगा दोस्त कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए लाइट को सफिशियंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए लाइट को सफिशियंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइट सफिशियंट नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ तक ओके? यहाँ तक ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा हम लोग अब आगे बढ़ करके कुछ एक्सपेरिमेंट को पहले पढ़ेंगे। इसको जल्दी से आप नोट करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, तो सबसे पहली बात आप ये जानिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हर्टज साहब ने बताया। इस बात को समझिए, हर्टज साहब ने बताया। हम क्या बोलना चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहली बात तो ये जानिए कि साइंस कभी भी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए आप इंग्लिश में पढ़ते हो या हिंदी में पढ़ते हो, आपको साइंस के अंदर की जो बात है वो समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले कौन बता रहे हैं? हर्टज साहब। लेकिन ये बताए क्या? मैटर ये है कि ये बताए क्या। एक बार जैसे कि कभी कभी हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, उसी काम में एक अजीब सा कुछ हो जाता है, तो यही अजीब होते होते कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाता है, कुछ हम लोगों को मिल जाता है। ओके, कुछ हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा होगा, तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक के पहले फोटो है, आप ध्यान देंगे। अब हम कोशिश करेंगे इधर ना जाए। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया? हर्टज ने। देखिए हर्टज क्या कह रहे हैं, एक बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपना लैब में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में इसका सेटअप सजा हुआ था। जैसे मान लेते हैं ये कोई रॉड है, ये है कैथोड, ये कोई रॉड है, ये है एनोड, ये बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये क्या किया हुआ है? तो ये बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। कैथोड, एनोड का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड का मतलब क्या? निगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड का मतलब क्या? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड का मतलब क्या हो गया? निगेटिव इलेक्ट्रोड। आप ये बात समझिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये एनोड है मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये कैथोड है मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब आपने क्या किया कि हर्टज साहब ने क्या बताया हम लोगों को कि अगर हम लोग कैथोड पर यूवी रेडिएशन देते हैं, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन इन्होंने डाला,
जैसे ही इन्होंने यूवी रेडिएशन डाला तो इन्होंने क्या देखा, इस बीच में स्पार्क होता है, स्पार्क होता है, इस बीच में एनोड और कैथोड के बीच में स्पार्क होता है, जैसे हम लोग प्लस माइनस तार को सटा देते हैं, स्पार्क होता है। तो हाल्टज साहब ने सिर्फ इतना कहा इस समय में, इतना कहा इस समय में कि इसके बीच में कोई पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, कैथोड और एनोड के बीच में कोई पार्टिकल उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, कोई पार्टिकल उत्पन्न होता है। कौन बोल रहे हैं ये बात हाल्टज साहब बोले। क्या बोल रहे हैं, अगर आप कैथोड पर अगर आप यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर आप इमिट करवाते हैं तो क्या होता है, इसमें स्पार्क होता है। स्पार्क और होने का मकसद उन्होंने बताया कि इसका मतलब इसके बीच में कोई पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। ये बात कह के ये बेचारे चुप हो गए। ओके, आप जरा देखिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, वो है हॉलवेस साहब। हॉलवेस साहब, हॉल WESH, हॉलवेस साहब। हॉलवेस साहब जब आते हैं तो ये क्या कहते हैं, ये देखिए। और हॉलवेस अभी तक में ये 1796 की बात है, ये 1797 की बात है, अभी तक इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ है। इसीलिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा, सुनिएगा बात को बढ़िया से। इसका कहना हुआ कि ये जो कैथोड है और यहाँ पे जो ये एनोड है, इसको जो आपने बैटरी से जोड़ा तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, निगेटिव। जब आप कैथोड पर यूवी, यही एक्सपेरिमेंट है, अगर आप कैथोड पर यूवी रेडिएशन डालते हैं, यूवी का मतलब क्या, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणें, अगर आप कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो इसमें से इसमें से क्या होता है, एक पार्टिकल निकलता है। तो हॉलवेस बोलते हैं कि वो पार्टिकल, देखा क्या गया कि वो पार्टिकल जब यहाँ से निकला तो वो पार्टिकल चल दिया एनोड की तरफ, यहाँ देखिए पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैट क्या कहता है, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, निगेटिव पार्टिकल। तो यही कहना हुआ इसका कि ये जो कैथोड पर से जो पार्टिकल इमिट हुआ है वो किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो अट्रैक्ट हो रहा है किसके तरफ, तो वो अट्रैक्ट हो रहा है कहाँ पे, एनोड की तरफ। ये जो अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो अट्रैक्ट हो रहा है, ये किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है एनोड की तरफ। तो हम लोग क्या देखे, हॉलवेस का कहना था कि अगर कैथोड पर आप ये रे देते हो तो उसमें से क्या होता है, पराबैंगनी किरणें देते हैं तो उसमें से पार्टिकल निकलता है और वो पार्टिकल अट्रैक्ट किधर हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव पार्टिकल। हॉलवेस सिर्फ इतना बोला कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ये पार्टिकल इमिट हो रहा था, जिसके बारे में हाल्टज ने बताया, वो पार्टिकल निगेटिव नेचर का होगा, वो पार्टिकल निगेटिव नेचर का होगा, वो ऋण आवेशित कण होंगे, वो ऋण आवेशित कण होंगे। कौन हल्ला कर रहे हैं, ये बात हम क्यों करेंगे, हॉलवेस साहब किए हैं, उसी के हल्ला को आज हम गुल्ला में बदल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का काम ही है पीछे के साइंस के मैसेज को आगे जनरेशन तक पहुंचाना। तो हॉलवेस साहब क्या बोल रहे हैं कि ये जो यूवी रेडिएशन जब आप डालते हैं तो वहाँ पे क्या इमिट होता है, पार्टिकल। तो पार्टिकल जब इमिट होगा तो उस पार्टिकल का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव नेचर होगा। और उसके बाद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए। वैसे साइंटिस्ट जो भी हैं सब बड़े हैं, सब हम सबों के लिए, साइंस जानने वालों के लिए पूज्य हैं। इसीलिए हम हमेशा किसी भी साइंटिस्ट को साहब लगा के बुलाते हैं। बहुत बड़े लोग हैं, इन लोगों के चलते ही आज हम लोग इतना सुख भोग रहे हैं, साथ में दुख भी भोगते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखेंगे, क्योंकि कल ही हिंद महासागर में चाइना का एक सैटेलाइट खराब होकर के गिरा। अगर वो कहीं गिरता और जगह पे तो परेशानी हो सकती थी। चलिए देखिए, तो ये कहानी ये है कि हॉलवेस साहब आए। उसके बाद एक गजब के साइंटिस्ट आए, बहुत प्यारे, उसका नाम था लेनार्ड साहब और हॉलवेस साहब के बीच में एक और साहब है, उस साहब का नाम है जे थॉमसन। वो साहब आकर के और जुलूम कर दिए, वो आकर के बीच में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कर दिए। कौन आ गए, लेनार्ड साहब आकर क्या किए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कर दिए। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जैसे ही हुआ, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जैसे ही हुआ पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये जो निगेटिव पार्टिकल था वो इलेक्ट्रॉन ही था। ये सारी दुनिया को पता ये चल गया कि निगेटिव पार्टिकल जो था वो इलेक्ट्रॉन था। तब लेनार्ड एक बात खुल के बोल दिया, और ये खुल के बोला कि यहाँ पर अगर हम लोग ये कौन चीज़ है, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। अगर इसको हम लोग, कैथोड मतलब छोटा पोल, एनोड मतलब बड़ा पोल, कैथोड मतलब छोटा पोल और एनोड मतलब क्या है, बड़ा पोल। अगर आप इस पर कैथोड पर अगर आप यूवी रेडिएशन डालते हैं, यूवी रे डालते हैं, तो यहाँ जो पार्टिकल निकलता है
यहाँ जो पार्टिकल निकलता है उसका नाम इन्होंने खुल के बोल दिया, कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब क्लियर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी का नाम है फोटो। फोटो मतलब क्या? रे। रे मतलब एनर्जी। फोटो आपने दिया, उसमें से इमिट होने वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन। देखिए ना, लेनार्ड आते आते ये क्लियर कर दिए, ये क्लियर कर दिए, ये क्लियर कर दिए। लेनार्ड आते आते ये क्लियर कर दिए कि अगर आप किसी कैथोड पर या आप किसी मेटल पर, कैथोड और एनोड, कैथोड एनोड भगवान के घर से थोड़ी बन के आता है, वो तो हम लोग यहाँ बनाते। बैटरी के जो, जैसे ये लोहा का रॉड है, ये भी लोहा का रॉड है, अगर इसको निगेटिव पोल से जोड़े, इसको पॉजिटिव से, देखिए ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। अगर इसी को हम जोड़ दें, इसी को जोड़ दें पॉजिटिव से, इसको छोटका जो पोल होता है वो होता है निगेटिव, बड़का होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड और निगेटिव को बोलते हैं कैथोड। कैथोड एनोड बना तो हम लोगों के हाथ में, चट बना देंगे, अब पट बदल देंगे। तो यही चीज़ हम लोग को समझना है। लेनार्ड क्या कह रहा है, यदि आप, क्योंकि कैथोड हो या एनोड दोनों तो मेटल का पीस है, जैसे ही आप मेटल पर रे डालते हो, तो मेटल पर जैसे ही आप रे डालेंगे तो क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो इसी इफेक्ट का क्या नाम हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को किस नाम से बुलाते हैं? इसी को बुलाते हैं किस नाम से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से हम लोग बुलाते हैं? इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन एक बात फिर से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब कोई भी लाइट सफिशिएंट एनर्जी का हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब लाइट क्या होगा? जब लाइट सफिशिएंट एनर्जी का होगा। इसीलिए लाइट को सफिशिएंट एनर्जी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक बार आप बोर्ड को खूब सुंदर से देखेंगे, एक बार आप बोर्ड को खूब सुंदर से देखेंगे, लाइट का सफिशिएंट होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक नोट कर लिए, कंप्लीट। चलते हैं अब आगे। हालांकि रियल में फोटो इलेक्ट्रिक, अभी तक आप गौर किए होंगे, कोई फॉर्मूला आपको नहीं मिला है। लॉजिक खूब बकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं मिला है। रियल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक डायरेक्शन देने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनका साइंटिस्ट थे नहीं हैं, उनका नाम है आइंस्टाइन साहब। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले देने वाले हर्ट्ज, उसके बाद देने वाले कौन है? हॉलवेस, उसके बाद देने वाले लेनार्ड। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन किसने दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया? गिवन बाय आइंस्टाइन साहब। आइंस्टाइन साहब, बताइए, इस साहब का नाम तो इतना प्यार से लीजिएगा कि एक जरा भी मन में चौपांच नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इन्होंने दो इक्वेशन बहुत ही ज़बरदस्त दिया है। पहला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, दूसरा दिया है इन्होंने मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन, जिसको बच्चा जानता है E बराबर mc² के नाम से। इसी का नाम है मास एनर्जी इक्विवेलेंस का इक्वेशन, या इसी का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या नाम है इसका? थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला इक्वेशन कहिए, या इसी को आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहिए, दोनों बात सेम है। यहाँ तक ओके? ओके, चलते हैं अब हम लोग आगे। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ बेसिक टर्म को जानेंगे, कुछ बेसिक टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो बेसिक टर्म क्या होगा, ज़रा इस बात से आप खुद को वाकिफ़ करिए और इसको सुनेंगे आप बढ़िया से, जल्दी से नोट करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन किसके द्वारा? आइंस्टाइन साहब के द्वारा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? तो वो है हर्ट्ज साहब। अच्छा, लाइट का के पास डुअल नेचर है, ये किसने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया? तो वो थे डेविसन और जर्मर। डेविसन और जर्मर। चलिए, आज जो सबसे पहला, आज हेडिंग दीजिए आप नोट, कुछ वर्ड को समझाएंगे आपको। आज का सबसे पहला वर्ड है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, इसको हम लोग फाई से लिखते हैं, वर्क फंक्शन। हम डेफिनेशन बोलते चलेंगे, आप सुन के उसको नोट करेंगे। आज का हेडिंग है वर्क फंक्शन। लिखता है कि जैसे कोई मेटल है, ये कोई मेटल है, मान लेते हैं ये मेटल है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो इसको क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हो गया? 6, 2 8, 8, 8 6 14, 2 16, 2 18। और उसके बाद क्या होगा? 3p के बाद 4s, 4s2।
आपने क्या देखा कि इसमें क्या हो गया, 6 2 8, 6 2 8 8 2, ठीक है, 8 8 16, 2 18, 2 20, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये कौन है, चौथा ऑर्बिट। आपको क्या बताए कि अगर कोई न्यूक्लियस है, ये उसका पहला ऑर्बिट, ये उसका दूसरा ऑर्बिट, ये उसका तीसरा ऑर्बिट और ये उसका चौथा ऑर्बिट, सभी ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होता है। सभी ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होता है। अब इस बात को समझिए, सभी ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होता है। और एनर्जी का हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं -13.6 Z²/n², ये हम आपको पढ़ाए हुए हैं। अर्थात Z कैल्शियम है तो Z के जगह पे 20 रखेंगे, n पहले ऑर्बिट के लिए n का मान 1, दूसरे ऑर्बिट के लिए n का मान 2, तीसरे ऑर्बिट के लिए n का मान 3, चौथे ऑर्बिट के लिए n का मान 4। तो अलग अलग कक्षा में, अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी अलग अलग है। जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है उसका एनर्जी कुछ अलग है, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में है उसका एनर्जी कुछ अलग है, जो इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है उसका एनर्जी कुछ अलग है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन इस कैल्शियम के एकदम से सरफेस पर होगा दोस्त, उसका एनर्जी कुछ अलग होगा। बात को समझिए, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में होंगे उसका एनर्जी थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होगा, अलग होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा उसका एनर्जी कुछ और अलग होगा। हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है उसका एनर्जी कुछ अलग है, जो इलेक्ट्रॉन उसके नीचे के लेयर में है उसका एनर्जी कुछ अलग है, जो उसके नीचे में उसका अलग है, जो उसके नीचे में उसका अलग है। इसका मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी से क्या है, बंधा हुआ है। तो कहता है कि वर्क फंक्शन वैसा मिनिमम एनर्जी होता है, वैसा मिनिमम एनर्जी होता है जिस एनर्जी के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट मेटल में जुड़ा होता है। जैसे सोडियम के एटम का सोडियम के साथ जुड़ा होना, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन का कैल्शियम एटम के साथ जुड़ा होना, सल्फर के इलेक्ट्रॉन का सल्फर एटम के साथ जुड़ा होना, क्या बोलता है, वैसा मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है अपने एटम के साथ जुड़ा होता है, एटम के साथ जुड़ा होता है। क्या बोले, एटम के साथ जुड़ा होता है। क्या कहना है कि जिस दैट मिनिमम एनर्जी बाय विच एनी इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विथ इट्स ऑन पेरेंट एटम। कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी के साथ अपने पेरेंट एटम के साथ, अपने माई बाप के घर में अपने माई पिता की जी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ओके, क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलते हैं। अगला स्टार समझिए, वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन जो है उसको किससे लिखते हैं, फाई से, और इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वर्क फंक्शन को, वैसे वर्क फंक्शन एनर्जी है, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट आर्ग होता है, सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है, सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन न्यूक्लियर में एनर्जी, एटम के पास एनर्जी बहुत कम होने की वजह से हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही 90% केस में प्रदर्शित करेंगे। ओके, तो फाई से, तो वर्क फंक्शन को किससे लिखते हैं, फाई से। और फिर 90% केस में उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 90% केस में उसका यूनिट क्या होगा, तो उसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा सा बढ़ते हैं आगे, जरा सा बढ़ते हैं आगे, गौर करेंगे। तो अब सवाल ये उठा कि ये फाई से डिनोट किए, यूनिट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलते हैं, तो ये क्या समझा रहे थे, वर्क फंक्शन के बारे में। अब अलग अलग मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग होता है। जैसे कुछ वर्क फंक्शन आप याद रख सकते हैं, जैसे सीजियम है, सीजियम, CS को सीजियम बोलते हैं, इसका होता है 2.14। जैसे सोडियम होता है, इसका होता है 2.18। इस तरीके से अलग अलग एटम का, अलग अलग न्यूक्लियस का, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। ये मेटल वाइज चेंज होता है। जैसे सोडियम है तो अलग, हाइड्रोजन है तो अलग, कैल्शियम है तो अलग। और ये वर्क फंक्शन आपको सवाल में दिया रहेगा, और एक आध को अगर हो सके तो आप याद रखेंगे, कोई बात नहीं है। सवाल में दिया रहेगा कि सीजियम का कितना दिया होता है, सोडियम कितना होता है, एवरेज ये सभी होता है। अगर मन करेगा तो आप याद रख सकते हैं। प्लेटिनम का सबसे अधिक होता है 5.45। प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे अधिक होता है कितना, 5.45। ओके,
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रीशोल्ड लिखते हैं, पढ़ते हैं थ्रीशोल्ड। अगला क्या है? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रीशोल्ड इसको डिनोट करते हैं एफ नॉट से। अब देखिए अगला वर्ड क्या आया? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखता है कि थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। इसका कहना है कि मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल है, ठीक, और याद होगा जब डुअल नेचर हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, एच ई बराबर एच एफ और ई बराबर एच सी बाई लेमडा। एच सी बाई लेमडा, ये चीज़ को आप धीरे धीरे समझना आप शुरू करिए। क्या है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी? हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि ये एक मेटल है, ये एक मेटल है, तो अगर मेटल है तो इसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा। तो कितना है? फाई। वर्क फंक्शन रियल में क्या है? तो वर्क फंक्शन एनर्जी है, मतलब ये इनडायरेक्टली ई का ही वैल्यू है। क्या बोले? अगर दुनिया में कोई भी एटम मेटल है आपके पास, उस मेटल का कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी है। देखिए ना वहाँ लिखा हुआ मिनिमम एनर्जी, जिसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम के साथ जुड़ा रहता है। तो आपने क्या बोला? ये मेटल है, ये उसका वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन भी क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। तो अगर वर्क फंक्शन भी एक प्रकार का एनर्जी है तो इसको ई से लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया कि इस पर कोई भी लाइट आप इस पर दे रहे हैं, तो लाइट जब देंगे तो लाइट जब देंगे तो इस लाइट का तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो बोलता है कि वैसा फ्रीक्वेंसी जिसको इंसिडेंट करवाने पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो, जिसको इंसिडेंट करवाने पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो, या लिखता है कि फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन कि वर्क फंक्शन का जो एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है। आपने क्या बोला? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। इसका मतलब कि वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसी को बोलेंगे थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप डिनोट किससे करते हैं? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ नॉट से। इसका मतलब है कि E इक्वल टू क्या होता है? H इंटू एफ। तो E के जगह पे क्या रखेंगे? फाई बराबर क्या हो गया? H इंटू एफ नॉट। जब एनर्जी बन जाएगा वर्क फंक्शन तो ये जो F है तो वो F क्या बन जाएगा? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा फाई अपॉन एच। और एक बात याद रखेंगे, अगर आप फाई का वैल्यू रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये जो H है इसका भी रखेंगे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में। आप इस बात को याद रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में इसका वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से एफ नॉट का वैल्यू क्या आ गया? एफ नॉट का वैल्यू हो गया फाई बाई एच। अब H का वैल्यू क्या होता है? H का वैल्यू होता है 6.6 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ये याद रखिए, ये जूल सेकेंड में है। लेकिन अगर कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आवश्यकता हो तो आप क्या करेंगे? तो इसको क्या करेंगे? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेंगे। तो एक जूल में अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलनी हो, शायद आपको याद होगा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। कितना से? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 से। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो अगर हम लोग 16 चौका 64 4 हुआ, 2 हो गया 16 4 पॉइंट, अगर 2 20 हो गया 4.1 और समथिंग कुछ आएगा 4.12 लिख लेते हैं। एवरेज 4.12 ले लेते हैं। 10 के पावर ये कितना चला जाएगा? ऊपर जाएगा तो +19। तो 14 में से 9 घट गया 5 और 2 में से 1 घट गया 1, -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। आप इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ये किस में? 66 में भाग दे दिए कितना? 16 से। 16 चौका 64, यहाँ 2 बचा 0.0, 16 एका 16, 16 4 बच गया, फिर 0, 16 तिया 48, 16 दूना 32, 4.12। ये बात आप याद रखेंगे। अगर हम लोग को यूज करना हो यहाँ पे H, तो आप ये H यहाँ पे रखेंगे। ओके, अब इसी पे सवाल आपसे ये पूछ देगा कि एक मेटल है, एक एग्जाम्पल देखिएगा,
यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये आपके पास एक मेटल है, मेटल मान लेते कोई मेटल है और उस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो आपको दे दिया 8.24 ऐसा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे दिया? वर्क फंक्शन दे देगा। अब पूछा फाइंड एफ नॉट। एफ नॉट कौन सी है? एफ नॉट है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट क्या है? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी क्या बताए फॉर्मूला? एफ नॉट इक्वल टू फाई बाई एच। क्या बोले? फाई अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेंगे तो इसको भी किस मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 4.12 इंटू 10 के पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। 4.12 जै 8.24, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये कट गया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 15 पर सेकेंड। और पर सेकेंड ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट या तो पर सेकेंड होता है या तो उसी को लिखते हैं एच जेड। एच जेड का मतलब हर्ट्ज। तो सबसे पहला टर्म हम लोग समझे कि वर्क फंक्शन क्या होता है, दूसरा हम लोग ये समझे कि थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और तीसरा वर्ड आप समझेंगे थ्रीशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ के बारे में तो इसको जल्दी से आप नोट करिए। और अगला पॉइंट आप देंगे थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करवाए किसके बारे में? तो सबसे पहला था थ्रीशोल्ड सबसे पहले तो वर्क फंक्शन के बारे में, उसके बाद किसके बारे में पढ़ाया? उसके बाद पढ़ाया थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगला हेडिंग देंगे हम लोग थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। अगला है थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा नॉट से। ये लैम्डा नॉट से क्या डिनोट होता है जरा ये समझिए। सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि ये थ्रीशोल्ड वेवलेंथ है क्या। तो सबसे पहली बात आप ये जानिए कि यहाँ देखिए आप, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये जो वर्क थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मिनिमम वैल्यू है, और जो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ किसके कॉरस्पॉन्डिंग? तो वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो लिखता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन। क्या लिखता है? इसका लिखना है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन। कि वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वेवलेंथ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं क्या? थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब है कि वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है और जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम होता है और वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वो होता है मिनिमम, और जो वेवलेंथ है वो क्या होता है? तो वो होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन नोन एज थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन इज नोन एज कौन चीज? थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। ओके, इसका मतलब है अभी रिलेशन क्या पढ़ा है? E बराबर एच सी बाई लेमडा। गौर करेंगे, E बराबर एच सी बाई लेमडा। तो अगर हम E को फाई बना देंगे, H और C तो यही रहेगा और लेमडा क्या बन जाएगा? लेमडा नॉट। इसका मतलब लेमडा नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा? मिलेगा एच सी बाई कौन चीज़? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किस में होता है? तो वर्क फंक्शन को लिखते हैं हम लोग 99% केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी किस में लिखा जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप जरा देखेंगे तो लेमडा नॉट इक्वल टू होगा, एच के जगह पे क्या रखिएगा? तो एच के जगह पर आप रखिएगा 4.12 और 10 के पावर कितना होता है? -15। -15 किस में बन गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। आप देखेंगे सी के जगह पे 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे में जो फाई है वो किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए अब सेकेंड के साथ सेकेंड कटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा, बच गया क्या? मीटर। इसका मतलब जो लेमडा नॉट हम लोगों को मिलने वाला है वो हो जाएगा 3 से 12 36 4 12,
तो 12.36 इंटू 10 के पावर -15 प्लस 8, 8 7 15, 10 के पावर कितना हो गया -7, 10 के पावर कितना हो गया -7 बाई कितना हो गया 5। ये किस में चला गया, ये चला गया मीटर में, और ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप क्या करेंगे, 1000 से भाग भी कर दीजिए और 1000 से गुना भी कर दीजिए, तो ये बन जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 12360 इंटू 10 के पावर -10 मीटर बाई 5 किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लैम्डा नॉट बराबर होगा 12360। ये वैल्यू थोड़ा बुक से चेंज भी कर सकता है क्योंकि हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं, तो अगर कुछ चेंज वेंज भी हो ये सब तो आप अपने से कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ओके, तो 5 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। अब देखिए वेवलेंथ को, जैसे हम अभी बोल रहे थे फाई को 90% केस में आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, उसी प्रकार जो वेवलेंथ आता है वो किस में आता है, वो आता है आपका एंगस्ट्रॉम में। वेवलेंथ किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब ये फॉर्मूला गजब का आपके पास हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको दिया रहेगा कि सोडियम एटम है या फिर सोडियम का मॉलिक्यूल्स है जिसका जो वर्क फंक्शन है वो 2.18 है या 2 पॉइंट समथिंग है, तो बताइए उसके करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 12360 में 2.18 या 2.14 जो भी देगा उससे डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रख देना है, इस वैल्यू में इससे डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा, लेकिन उसमें आंसर लिखेंगे एंगस्ट्रॉम में, मीटर में नहीं है, क्योंकि 10 के पावर -10 मीटर को तो एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं ना। तो इसी के बदले में यहाँ लिखे, इस टोटल के बदले में यहाँ लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या चीज़ समझे, तो सबसे पहले समझे कि वर्क फंक्शन क्या है, दूसरा ये हम लोग समझे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तीसरा हम लोग ये समझे कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। यहाँ तक ओके। ओके, तो आप आज यहाँ तक खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सुंदर से रिवीजन करेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे और हमें बताएंगे, साथ ही और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर यहाँ से इसको प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।